नमस्कार साथियों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सप्त धातुएं। ठीक है। अब आयुर्वेद में कहा गया है धारणात् धातुः, अर्थात जो तत्व शरीर का धारण करे उसे धातु कहते हैं। अर्थात शरीर के निर्माणक तत्वों में धातुओं का महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब जो तत्व हमारे शरीर का निर्माण करते हैं उनमें धातुओं का महत्वपूर्ण स्थान है। ये शरीर के मौलिक ऊतक तत्व हैं, क्योंकि ये तत्व शरीर का पोषण और धारण करते हैं तथा संयुक्त रूप से शरीर की मूलभूत रचना में सहायक होते हैं। धातु कहलाते हैं। मतलब हमारा जो शरीर बना हुआ है उनमें ये धातुएं सहायक होती हैं। ठीक है। अब सप्त धातु इसलिए कहा गया क्योंकि ये संख्या में 7 हैं। जैसे सबसे पहला है रस, जिसको लसिका भी बोलते हैं। फिर है रक्त, रक्त मतलब ब्लड हो गया। ठीक है। मांस, फिर है मेद, मेद मतलब वसा, चर्बी या फैट आप कह सकते हैं। फिर है अस्थि, अस्थि मतलब हड्डियाँ। फिर है मज्जा, फिर है जो मज्जा मतलब होता है जो हड्डी के अंदर का भाग होता है। फिर है शुक्र, इसको ओज, स्पर्म या और ओवा भी बोलते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं रस धातु की। ठीक है। आहार ग्रहण करने के पश्चात भोजन 2 भागों में बढ़ जाता है, सार और कीट। अब भोजन के सार भाग को ही रस कहा जाता है। ठीक है। जो भोजन का सार भाग होता है उसे रस कहा जाता है, और जो कीट भाग होता है वो मल आदि में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। इसमें सार भाग ही वात की सहायता से रक्त के माध्यम से सारे शरीर में पहुंचता है। वो कह रहे हैं कि जो रस है वही रक्त के माध्यम से और वात की सहायता से पूरे शरीर में हमारे पहुंचता है, जिससे रस, रक्त आदि धातुओं का निर्माण पोषण होता है। अर्थात भोजन के सार भाग से सबसे पहले रस धातु का निर्माण होता है। मतलब जो भी भोजन हमारे अंदर जाता है, जो हम ग्रहण करते हैं, उसका जो सबसे पहला भाग होता है उससे क्या होता है, रस धातु का निर्माण होता है। इसका मुख्य कार्य तृप्ति, तुष्टि करना है। यह संतुष्टि और प्रसन्नता प्रदान करता है और रक्त का पोषण करता है। इसकी वृद्धि होने पर कफ बढ़ने के लक्षण के समान लक्षण प्रकट होते हैं, जैसे जी मिचलाना, वमन, भारीपन, अंगों का सफ़ेद होना, लार टपकना, श्वास, खांसी और अधिक नींद आना, अधिक प्यास, सांसें तेज होना, ऊंची आवाज़ सहन न करना आदि, ये सब रस धातु के बढ़ने पर ये लक्षण होते हैं। ठीक है। फिर कुछ रसज रोग भी हैं, जैसे रस की वृद्धि से भूख नहीं लगती है, हृदय में पीड़ा हो सकती है, स्वाद का पता नहीं लगता, ज्वर, मूर्छा, दुबलापन, त्वचा में झुर्रियाँ, बालों का शीघ्र पक जाना, ये सब रसज रोग हैं। यानी कि रस पदार्थ की जो रस धातु है उसकी वृद्धि से हो जाते हैं ये रोग। अब बात करते हैं रक्त धातु। सार भाग से रस धातु का निर्माण होता है। रस धातु पर रंजक पित्त की क्रिया से रस धातु का परिवर्तन रक्त के रूप में हो जाता है। व्यान वायु की सहायता से संपूर्ण शरीर में गति करता हुआ शरीर को पोषण, धारण एवं प्राण को शक्ति प्रदान करता है। शरीर को रंग, वर्ण तथा जीवन भी देता है। ठीक है। अब जो रक्त है, जो हमारे शरीर में जो ब्लड होता है वही है। ठीक है। धातु, ये रक्त धातु जो है ये रस धातु के साथ जो रंजक पित्त की क्रिया से होता है बोल रहे हैं। ठीक है। अब जो रस है वही फिर क्या हो जाता है, रक्त में परिवर्तित होता है और व्यान वायु की जो सहायता से हमारे पूरे शरीर में गति करता रहता है, जिससे हमारे शरीर को क्या होता है, पोषण मिलता है ना, और प्राण शक्ति भी यही प्रदान करता है। और हमारे शरीर का जो रंग होता है, वर्ण होता है, ये इसी के कारण होता है, रक्त धातु की वजह से, और जीवन भी देता है। ठीक है। अगर रक्त नहीं होगा हमारे शरीर में तो जीवन ही नहीं होगा, है ना। अब रक्तज रोग जो हैं वो हैं कुष्ठ रोग, त्वचा संबंधी रोग, ब्लड कैंसर, छोटे जो फोड़े फुंसियाँ होती हैं वो भी हो जाती हैं, झाइयाँ, दांत, सफ़ेद दाग, पीलिया, मूत्र में लालिमा होना, ये सब रक्तज रोग है। फिर थर्ड धातु जो हमारी है वो है मांस धातु। मांस धातु का निर्माण रक्त धातु के पाचन से होता है। ठीक है। जब रक्त धातु का पाचन होता है तो उसके बाद मांस धातु का निर्माण होता है। मांस शरीर की पुष्टि के लिए सहायक है।
जिस प्रकार मकान में सीमेंट या मिट्टी का लेप होता है, उसी प्रकार अस्थि शरीर के लिए मांस धातु का लेपन का कार्य करती है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि जिस तरीके से एक मकान जब बन जाता है ईंट पत्थर का, तो उसको बाहर से अच्छा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए उस पर सीमेंट मिट्टी का लेप किया जाता है, उसी तरह हमारा जो हड्डियों का ढांचा है, जो हमारा शरीर है, उस पर जो लेपन का कार्य करता है वो मांस धातु करती है। ठीक है, इसे उपदेह भी कहा जा सकता है। मांस वृद्धि के लिए प्रोटीन युक्त पदार्थ जैसे दूध से बने पदार्थ, मूंग, चना, सोयाबीन तथा मांसाहारी लोगों के लिए मांस व मांस रस उपयोगी है। अब कुछ मांसज रोग भी हैं, जैसे जंघा वृद्धि, जंघाओं में मांस की वृद्धि, गलगन, शरीर में तालू, कंठ, शरीर के अलग अलग भागों में गांठें भी मांसज रोग से होती है। अब उपचार हैं इसके। अंकुरित आहार, प्रोटीन युक्त आहार, चना, मूंग, दूध और दूध से बने भोज्य पदार्थ का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, उससे हमारे मांसज रोग ठीक हो सकते हैं। फिर जो हमारी नेक्स्ट 4 नंबर धातु है वो है मेद धातु। अब मेद का सामान्य कार्य शरीर में चिकनाहट प्रदान करना है। ठीक है, हमारे शरीर में जो भी चिकनाहट होती है वो मेद धातु की वजह से होती है। यह शरीर को शक्ति, सुरक्षा, दृढ़ता और स्थिरता देता है। यह धातु अधिकतर उदर में संग्रहित हो जाता है। मेद की कमी से शरीर में थकावट जल्दी आती है। यह शरीर को ऊर्जा व स्थिरता प्रदान करता है। मेद धातु के पाक से अस्थि धातु का निर्माण होता है। ठीक है, मतलब फैट जो वसा चर्बी होती है, और कहते हैं कि अधिकतर जो उदर में संग्रहित हो जाती है। आपने देखा भी होगा, ज़्यादातर जो लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं या ऑयली फूड खाते हैं, उनके उदर मतलब पेट में ही ज़्यादातर चर्बी होती है। ठीक है, और वो उन लोगों को जल्दी थकावट भी हो जाती है और ऊर्जा की भी कमी महसूस होती है। फिर इसकी वृद्धि के लक्षण हैं। शरीर में बहुत अधिक चिकनाहट, मांस वृद्धि, उदर वृद्धि, थोड़े से परिश्रम में ही सांस फूलना और थकान, शरीर से दुर्गंध आना। ये सब कब होता है? जब मेद धातु बढ़ जाती है। फिर क्षय के कारण इसके संधियों के टूट जाने पर अधिक पीड़ा, मुरझाई सी आँखें, त्वचा व बालों में रूखापन, थकान, कमर पर स्पर्श का ज्ञान न होना, ये इसके लक्षण हैं। फिर मेदज रोग हैं मुंह का मीठा स्वाद, हाथ पैरों में जलन, कंठ तालू का सूखना, अधिक प्यास लगना, पसीने का अधिक निकलना, अंगदाह, शरीर में जलन, शरीर का सुन्न पड़ना, ये सब इसके मेदज जो रोग हैं, जो मेद धातु के बढ़ने से हो जाते हैं। ठीक है, फिर है उपचार। अब उपवास करना चाहिए इसके लिए, नियमित योगाभ्यास, घृत, दूध आदि स्निग्ध पदार्थों का सेवन करना चाहिए। ठीक है, फिर है अस्थि धातु। 5वें नंबर की जो धातु है हमारी अस्थि धातु है। अब मेद धातु के पाक से अस्थि धातु का निर्माण होता है। ठीक है, अब जो ये सब धातुएं हैं ना, ये एक के बाद एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, एक दूसरे का निर्माण ये करते हैं। अस्थि के आधार पर शरीर व उसके अंगों का आकार निर्मित होता है और शरीर खड़ा रहता है। अस्थि शरीर को धारण करना, स्थिरता देना, मजबूत तथा शरीर का अवलंबन आदि मुख्य कार्य करता है। ठीक है, अब जो हमारा शरीर है ये पूरा ये अस्थियों का ही ढांचा है। अगर हमारे शरीर में अस्थियाँ ही नहीं होंगी तो हमारा शरीर का ऐसा आकार भी नहीं होगा, हमारे अंग ऐसे नहीं होंगे। ठीक है, शरीर खड़ा ही नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए जो हमारे शरीर का आधार है वो ये अस्थियाँ ही हैं, जिनसे हमारा शरीर बना है। और अपनी धातु अग्नि द्वारा अस्थि धातु मज्जा धातु का निर्माण करती है। ठीक है, अब वृद्धि के लक्षण एवं रोग। हड्डियों का सामान्य आकार से अधिक मोटा होना और बढ़ जाना, बालों एवं नाखूनों में शीघ्र वृद्धि हो जाती है। ठीक है, क्षय के इसके लक्षण हैं अस्थि क्षय, अस्थियों और संधियों में दर्द, बालों का झड़ना। उपचार है इसमें अस्थि क्षय होने वाले
रोगों में कैल्शियम युक्त आहार लेना चाहिए, जैसे दूध, मट्ठा, पनीर, दही, सूखे मेवे, चने की दाल, ताजे फल व पत्ते वाली सब्जियां। विटामिन डी एवं सूर्य की रोशनी उपयोग में लाना चाहिए। तिक्त द्रव्यों से दूरी रखनी चाहिए। ठीक है, ये था अस्थि धातु का वर्णन। अब है मज्जा धातु। अस्थि धातु द्वारा निर्मित यह स्नेह धातु अस्थियों के मध्य में रहती है। ठीक है, जो अस्थियों के अंदर जो पदार्थ होता है जो उसको मज्जा धातु कहते हैं। सभी प्रकार की अस्थियों के अंदर खाली स्थानों व छिद्रों में मज्जा धातु भरी रहती है। यह धातु अस्थियों को स्नेहन से पूर्ण करती है, मतलब जो अस्थियों का स्नेहन करती है वो मज्जा धातु है। साथ ही बल की वृद्धि में भी सहायक होती है। मज्जा धातु पाक द्वारा शुक्र धातु का निर्माण करती है। ठीक है, अब मज्जा धातु किसका निर्माण करती है? शुक्र का। ठीक है, अब ये मज्जा धातु की जो वृद्धि के लक्षण और रोग हैं इनको आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। फिर है शुक्र धातु। अब शुक्र धातु क्या है? शुक्र सातवीं अंतिम धातु एवं सब धातुओं का सार माना जाता है। यह धातु सबसे विशुद्ध है। इस धातु से कोई मल नहीं निकलता। जो शुक्र धातु हम कह रहे हैं इससे कोई मल नहीं निकलता और सभी धातुओं में ये अंतिम धातु है। ठीक है, शुक्र केवल धातुओं का विशुद्ध सार भाग है। शुक्र धातु का मुख्य कार्य संतानोत्पत्ति में सहायता करना है। इसके अतिरिक्त धैर्य, शौर्यता, निडरता, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, उत्साह, पुष्टि आदि इसके कार्य हैं। अब है निष्कर्ष। रस आदि 7 धातुओं की वृद्धि एवं क्षय पाचक अग्नि की स्थिति पर निर्भर करते हैं। 13 प्रकार की अग्नियों में 7 धातु अग्नि होती हैं। यदि ये धातु अग्नि साम्यावस्था में होंगी तो रस आदि धातुएं भी समावस्था में रहेंगी। ठीक है, यदि ये अग्नियां बहुत बड़ी हुई तीव्र हैं तो धातुओं का क्षय होने लगेगा। यदि धातु अग्नि मंद है तो इससे धातुओं का पाचन ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। एक धातु की वृद्धि या क्षय होने पर आगे वाली धातु की वृद्धि या क्षय के लक्षण दिखाई देंगे। अर्थात धातु की सम अवस्था के लिए धातु अग्नि को सम अवस्था में रखना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, अब ये तो थी हमारे धातुएं कह रहे हैं कि एक दूसरे से रिलेटेड हैं सभी। और जो 13 प्रकार की अग्नियां हैं, ठीक है, उनमें से 7 तो धातु अग्नियां ही हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा था आयुर्वेद के सिद्धांत में। ठीक है, तो अब ये अगर ये धातु अग्नियां सम अवस्था में होंगी तो तभी हमारा जो पाचन है वो ठीक प्रकार से हो पाएगा। ठीक है।